चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है ना, बेंडिंग ऑफ पेंसिल इनसाइड जो वाटर, अगर हम या किसी भी लिक्विड में अगर पेंसिल को इंसर्ट करते हैं तो हमको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आपकी पेंसिल बेंड हो गई। ये सारा चीज मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट डेंसर से रेयर मीडियम में उसकी रे ट्रैवल करती है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर चली जाती है, जिससे कि हमारी आंखों में जो रे आ रही है वो एक्चुअली ज्यादा बेंड होकर के आएगी एक्चुअल प्रोपगेशन ऑफ द पाथ से, जिससे कि हमें इमेज थोड़ा सा डेप्थ, जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होगी उससे थोड़ा सा एपरेंट डेप्थ पे, यानी थोड़ा ऊपर हमें वो दिखेगी, इसीलिए हमें पेंसिल बेंड होती हुई दिखती है। ये सब मैंने बताया था। ये आपका होमवर्क था छोटा सा, इसको सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक मार्क है जो कि बॉटम पे, ये ऐसा ही क्वेश्चन एक करवाया हूं तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसीलिए होमवर्क दिया था। एक मार्क है, बॉटम ऑफ लिक्विड अपीयर टू राइज बाय 0.2 मीटर, है ना, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 2 मीटर, है ना, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको एपरेंट डेप्थ दिया गया है। कैसे दिया गया है? अब देखिए, आप लोगों को ना मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन तभी आपको लगाने में मजा आएगा व्हेन यू कैन ड्रॉ द फिगर। अगर आप फिगर नहीं बना सकते तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ द फिगर। बहुत ही सिंपल था कि भैया एक छोटा सा मार्क है, ठीक है, और हमें पहले से बता दिया कि लिक्विड की गहराई, एक्चुअल गहराई कितनी है, ये आपकी है 2 मीटर, यानी डी एक्चुअल आपको पता है, ठीक है। और डी एपरेंट उल्टे तरीके से दिया गया, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जब हम इसको देखते हैं, ये 0.2 मीटर ऊपर की तरफ है। कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड इमेज इज समवेयर लाइक दिस, ये है इसकी इमेज, और इनके बीच की दूरी कितनी है? नॉर्मल शिफ्ट दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नॉर्मल शिफ्ट। अब आपको x दिया गया है, यानी क्लियर कट बात हो गई, ये कितना हो गया? डी एपरेंट इज नथिंग बट 1.8 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि हम फटाफट क्वेश्चन को समझ भी ले और सॉल्व भी कर ले, ठीक है। तो जल्दी से करिए, अब इसको खत्म करिए क्वेश्चन। इसमें आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है। जल्दी से करिए और आगे बढ़ते हैं। आज साइना कह रही है कि क्या करने जाएं, एग्जाम आ रहा है, घर से पढ़ेंगे। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए बस, जल्दी से करें, सॉल्व करें इसको, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल शिफ्ट का ही फॉर्मूला लगा लेंगे तो भी हो जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? x इज इक्वल टू डी एक्चुअल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, है ना। कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में बता दो, फ्रैक्शन में बता दो। 11/10 बोल सकती हो, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1.11, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसने ऐसे ही बता दिया, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जिसको नहीं आता है उठा के पुट कर दो वैल्यू और आंसर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, an air bubble inside a cubical block of glass of side 4 क्यूबिकल ब्लॉक बोला गया है। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब की सबसे अच्छी खासियत होती है कि सर सारे के सारे जो साइड्स हैं वो बराबर, यानी उसकी हाइट भी सेम होगी, उसकी डेप्थ भी सेम होगी, है ना। ओ इस तरीके से, दिस इज योर क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। तो आपको पता है दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, है ना। तो आगे कह रहे हैं कि एक एयर बबल है, एक क्यूबिकल ग्लास, यानी ग्लास कैसे शेप का है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया जो कि क्यूब की जैसा है, ठीक है, ठीक है। उसमें एक एयर बबल अंदर होता है ना, कभी भी कांच की कोई सामान होता है अंदर बबल्स होते हैं, है ना। पेपर वेट देखा होगा, पेपर पे रखने वाला जो वेट होता है हवा से उड़ने के लिए, तो उसमें देखो बबल्स होते हैं, ठीक। तो वो कह रहे हैं अपीयर टू बी एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर फेस।
हम किसी एक तरफ से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो बबल कहाँ है, 2 सेंटीमीटर नीचे है, और दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, तो अपोजिट टू द फर्स्ट, तो यहां समझ लो मैंने ये मान लिया दिस इज माय फर्स्ट फेस, है ना, मान लेता हूं ये क्या है, ये सेकंड। ठीक, तो इधर से बबल कहां दिखेगा, बबल हमने यहां बना दिया। पहले वाले से हमको डी एपरेंट कितना लग रहा है, ये हमें 2 सेंटीमीटर लग रहा है। ठीक है, और यहां से क्या लग रहा है, यहां से ये 1 सेंटीमीटर लग रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, हमेशा जब भी हम इसको देखते हैं तो हम नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे, है ना, और यहां से भी हम इसी प्रकार से देख रहे हैं, हम हमेशा नॉर्मली देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रियल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम इट्स फर्स्ट फेज, तो कह रहे हैं एक्चुअल बताइए। तो आपको पता है ये डी एपरेंट दिया गया है पहले फेज का, है ना, और आपसे कह रहे हैं डी एक्चुअल बताओ। जल्दी से करो, ट्राई जल्दी से सॉल्व करो। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जैसे क्या मान लीजिए, लेट द एक्चुअल डेप्थ बी एक्स, क्या है भैया, एक्चुअल हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, कि एक्स पे रहा होगा, तो देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ क्या हो जाएगी तुम्हारी, रियल डेप्थ तो हो गई एक्स, तो एपरेंट क्या हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 4.5 माइनस एक्स। गलत कर रहा हूं क्या, हाँ, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट, है ना, यू म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन, याद रखना हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। तो एपरेंट डेप्थ अगर हमने यहां पर ले तो हमें दिया गया है, इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना, ये क्या जाएगा, एक्स अपॉन 2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना, ये हो गया, ये हो गया फॉर फेज 1, हम पहले फेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले फेज के लिए किया। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं फ्रॉम फेज टू जब हम देखते हैं तो हमको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 माइनस एक्स, है ना, अपॉन व्हाट 1। ठीक है, अगर बेटे समझिए, ध्यान से समझिए, अगर फेज 1 से एक्चुअल डेप्थ कहां है, अगर फेज 1 से ये कहां पर है, एक्स पर है, तो फेज 2 से ये कितने पे होगा, मैं ये बार बार समझा देता हूं, ध्यान समझो, कि अगर हम ऊपर वाले फेज से कहते हैं एक्चुअली वो एक्स सेंटीमीटर नीचे था, तो अब मैं पलट के नीचे वाले से देखूंगा तो 4.5 सेंटीमीटर का साइड था, तो कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर में, यही तो रियल डेप्थ होगा, तो हमने वही इस्तेमाल कर लिया, हमने कहा रियल ये हो गया, और एपरेंट दिया गया था 1। ठीक, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है दोनों म्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इज इट ओके और नॉट, हाँ x नहीं, इट इज 1 ना, इट इज 1, सॉरी, इट इज 1, दिमाग में x घुस गया है। तो द आंसर बिकम्स व्हाट, वेरी सिंपल आंसर, दैट इज 9 माइनस 2x, x इज इक्वल टू 9 माइनस, so it is 3x is equal to 9, x is equal to क्या आ गया, x is equal to 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा भी फर्स्ट फेज से कहा गया था, देखो कह रहे हैं रियल डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फेज। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से किए जा सकते हैं अगर आप उस क्वेश्चन को समझने पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आप पैनिक करके करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, और फिगर्स नहीं देंगे आपको, फिगर्स आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक दिमाग लगाएंगे तो फिगर बन रहा है आपके सामने, बना के कैसे दिखा रहा हूं मैं। ठीक है,
और रिलेशंस आने चाहिए बनाने, पहले फेज का डेटा क्यों दिया गया और दूसरे फेज का डेटा क्यों दिया गया, इसका भी डी एपरेंट दिया था, इसका भी डी एपरेंट दिया था, तो कुछ तो आपको दिमाग लगाना है ना, तो ये इस तरीके से अप्रोच करना है। आगे, a fish is at the depth of 30 centimeter below the surface of water. If refractive index of water is 4/3, find out the distance between the fish and its image. This is normal shift. नहीं, ये normal shift है. The fish is below 30 सेंटीमीटर ना, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओगे तो बाहर निकालोगे तो, है ना, ये ऐसे होता था, मरी गई मेरी मछली, तो हाथ लगा दिया ना, ये लो और ये लो, ठीक है, बन गई मछली, अब मत कहना, ठीक है, और इसको जहाज बना दें चलो इतना काफी है। इट इज बिलो 30 सेंटीमीटर, राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डी एक्चुअल हो गया, हमसे पूछा जा रहा है इसका, इसी लाइन, इसी पे एक नॉर्मल बनेगा, है ना, और यहीं कहीं इमेज बन रही होगी, है ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी पूछी जाती है, दैट इज व्हाट, नॉर्मल शिफ्ट। हमसे क्या पूछा गया है, एक्स, इसमें फिगर ऐसा कुछ था नहीं, इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स, तो निकालो एक्स, कैसे निकालोगे, जल्दी से करके आंसर बताओ, फिर आगे बढ़े। अभी एक फॉर्मूला पीछे लिख के आया हूं, डी एक्चुअल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, यही फॉर्मूला है, जल्दी से यूज करो, आगे बढ़ो। तो x इज इक्वल टू डी एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 4/3, दिस 3 विल कम टू द न्यूमरेटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, ध्यान देना, ठीक है, 1 माइनस 3 अपॉन 4, क्या ये सही है या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना है? अगर तुम सेंटीमीटर में लोगे तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, अगर तुम मीटर में लोगे तो आंसर विल बी इन द मीटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है, ये कितनी बार बताया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, तो यूनिट कौन देगा, यही देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर डालो, इट विल बिकम 1/4 और ये जाएगा 30/4, दैट इज 7 दिस इज 30/4, दिस इज बिकम 7.5 सेंटीमीटर, 4 7 28, 2 अपर रिमाइंडर आएगा, डेसिमल होगा 20 हो जाएगा, 4 5 से 20, द आंसर इज व्हाट, 7 पॉइंट, these two are answer actually, है ना, whatever given in the question you can solve it। चलें, अब आपका रिफ्रैक्शन मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो गया। Now we are moving towards a new topic that is called as total internal reflection। इसको क्या कहते हैं, total internal reflection। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया था, कब दिया था ये आइडिया दिया था जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, रिफ्रैक्शन की बात हो रही थी, तो एक एनिमेशन बना रखा है उसमें देखोगे तो एक एंगल के बाद लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती ही नहीं है, ठीक है, वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। आपको याद नहीं आ रहा है, लेट मी शो यू कि वो कहां मैंने दिखाया था, आ गया, देखिए, हमेशा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहां पर स्लोअर मीडियम लिखा गया, फास्टर मीडियम लिखा गया है, हर जगह कुछ ना कुछ हिंट है, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट घटती कहाँ है भाई, डेंसर मीडियम में, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है, रेयरर मीडियम में, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन द फास्टर मीडियम, ठीक है, एंड स्लोअर इन द, तो व्हेनेवर वी आर incidenting any ray from denser medium to rarer medium, refraction will occur and the ray will bend away from the normal। कह रहे हैं कि डेंसर मीडियम से कोई रे अगर इंसिडेंट कराओगे तो क्या होगा, जो आपका रिफ्रैक्शन का नॉर्मल फेनोमेना वो होगा, और उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो उसका एक्चुअल पाथ है, जो भी उसका पाथ है उससे वो दूर जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों ऐसा होता है सर, स्पीड बढ़ जाती है, आपने ही बताया था, ठीक है, सब याद है सबको, अच्छी बात है, लेकिन एट अ सर्टेन एंगल, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिस पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, नॉर्मल से कितने एंगल पे हो जाएगी, 90 पर।
ये वो एंगल है जिसके बाद कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी क्रिटिकल एंगल वो लास्ट आपका रिफ्रैक्शन होने वाला एंगल है। अगर डेंसर मीडियम से कोई रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है तो मैक्सिमम बेंड अवे होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। 90 के बाद तो वापस से अपने मीडियम में आ जाएगा ना, तो यही वो एंगल होता है जिस पर आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो जो मीडियम होता है ना, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो एक लाइन होती है, बैरियर होता है, उसी बैरियर के पैरेलल वो रे निकल जाएगी। इसके बाद जैसे whenever we will increase the angle of incidence greater than critical angle, it will start showing a new kind of reflection. Reflection is the effect in which we can observe that कि जो भी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम मीडियम में, जिस मीडियम से जा रहे हैं उसी मीडियम में वापस आ जा रहे हैं। यही होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब टोटल इंटरनल क्यों इसको कहते हैं? बिकॉज हम अपने एक मीडियम के अंदर ही कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा मीडियम नहीं है जो कि पॉलिश्ड हो। हम यहाँ पॉलिश नहीं लगा रहे हैं, मिरर नहीं लगा हुआ है, मिरर पर तो समझ में आता है कि वहां जाने का कोई रास्ता ही टकरा करके वापस आना है। यहाँ पर वी आर सेटिस्फाइंग अ न्यू काइंड ऑफ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ये जो मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2 के बीच में ट्रांसपेरेंसी होने के बावजूद रे बाहर नहीं जा पाए। मतलब ग्लास है, ग्लास से लाइट बाहर जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो जा रहा है जिससे लाइट ग्लास के बाहर नहीं जा रही है। तो आपने एक इंटरनल मीडियम बना लिया ना, तो टोटली आपकी रे क्या होगा इंटरनल मीडियम में, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने ढूंढ लिया जिससे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बावजूद रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन हो गया, और वो एंगल होता था क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया? तो अभी उसी के बारे में हम लोग पूरी बात कर रहे हैं। तो देखिए, when light travels from denser D to R, denser to air, it bends away from the normal if angle of incidence is greater। देखो, the angle of refraction also increases। अगर हम angle of incidence को बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्शन भी उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो at a particular value of, एक ऐसी वैल्यू आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, द रिफ्रैक्टेड रे सबटेन 90 डिग्री एंगल, तो कह रहे हैं उस पर रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो जाए विद द नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज, इसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आगे देखिए, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि क्या ऐसी कंडीशन है जिससे कि हमारा रिफ्लेक्शन होने लगे। तो द इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड फर्दर, कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल पे तुम पहुंच गए, इसके बाद भी तुम एंगल बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? तब आपका रे कम्स बैक टू द सेम मीडियम, वापस से सेम मीडियम में वापस आ जा रही है, और इसी फेनोमेनन को कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? और इसको 2 पॉइंट्स में समझाते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब होने के चांसेस हैं, और दूसरी कंपलसरी कंडीशन ये आई, जैसे मान लो थीटा सी मान लो 70 डिग्री है, मैंने बोल दिया, तुमने रट लिया कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो होना चाहिए, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। ये 2 जरूरी कंडीशन है, 2 में से कोई भी एक नहीं होगी तो टीआईआर नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमेशा लाइट को अगर टीआईआर करना है तो उसको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना है। यानी ऐसा नहीं है कि तुम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं भी दिखा दो। तुम अगर ऐसा कर दोगे, तुम गए और तुमने कहा रेयर मीडियम में मैं थीटा से ज्यादा एंगल बनाऊंगा, आप कहते 70, मैं 80 डिग्री का एंगल बना देता हूं और बड़ा एंगल, तो क्या आपका यहाँ पे टीआईआर होगा? आंसर इज नो। टीआईआर हमेशा तभी होता है जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आते हैं। यानी 2 परिभाषा याद करनी है कि टीआईआर होने की 2 ही कंडीशन है, एक तो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए इंसिडेंस का, दूसरा कि जो लाइट आनी चाहिए वो डेंसर मीडियम से आनी चाहिए और रेयर की तरफ जाने की कोशिश वो करती हुई दिखनी चाहिए। तो जब भी वो आएगी डेंसर मीडियम से, जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम चेक करेंगे, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तब जाके दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर मतलब ही नहीं है, डेंसर मीडियम में ही नहीं हो तो आपका कोई टीआईआर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिख दिया, म्यू डी, हम बताना चाहते हैं कि पहला हमारा मीडियम क्या है, म्यू डी साइन ऑफ थीटा सी। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल एंगल लिख रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि जो हम रिफ्रैक्ट कर रहे हैं रेयर मीडियम में, म्यू आर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ 90। अभी बताया मैंने कि जब भी थीटा सी पे इंसिडेंट कराओगे तो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होगा। साइन 90 क्या होता है? 1 साइन थीटा सी, यानी कि ये एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में म्यू आर और
म्यू डी की वैल्यू पता है तो उसका रेशियो का उसको हम एंगल समझ लेंगे और साइन इनवर्स ऑफ दिस, सॉरी उसको हम वैल्यू समझ लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू विल गिव यू द एंगल, कि कितने एंगल पर ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूं, साइन ऑफ 30 मान लो, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो तुम्हें अगर पता करना है कि कितने एंगल पर 1/2 होगा तो क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, तो ये क्या हुई, एक वैल्यू हुई कि नहीं हुई, समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे कौन से वैल्यू पर एंगल आपका कितना होता है, तो साइन ऑफ कितनी वैल्यू पर आपका वैल्यू 1/2 होता है, आप कहोगे सर 30, तो थीटा का आंसर क्या आ गया 30। इसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो हमेशा एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, आप वैल्यू देख करके एंगल को पहचानेंगे, समझ में आ गया। तो ये एक बार फिगर को देख लें, वैसे इससे बेटर फिगर मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए ये तो मैंने रफली ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेट मी री एक्सप्लेन इट, एक बार और ट्राई करते हैं। चलो इसको रहने दो, ये तो सारा उड़ जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं इसको, है ना। तो आपको दिख रहा है कि पहले मैंने क्या किया, पहले एक एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है जो कि थीटा सी से कम है, ठीक है, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया। फिर हम क्रिटिकल एंगल पर थीटा सी के बराबर किए तो हमारा रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो गया। फिर हमने आई की वैल्यू और बढ़ा दी, है ना, जो कि थीटा I2 क्या है, थीटा सी से बड़ा है, I2 इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो अब मैंने पाया कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगा, तो इसी को मैं कहूंगा TIR। और कंडीशन देखो, डेंसर से रेयर में हम जा रहे थे, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो TIR आपको देखने को मिलेगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन कई लोग पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है, आप ऐसे बनाओगे, इसको आगे ऐसे खींच दो, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल गिव यू द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हमने बताया है डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां आगे पढ़िए, देखिए, तो डेविएशन अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर हमें डेविएशन निकालना है तो इट कैन बी इजिली फाइंड आउट ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर डेविएशन एंगल और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके बीच का, यहां से आपको दिख रहा है कि आई की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं मैं, पहले 0 था, इंक्रीज करता गया, थीटा सी पे चला गया, है ना, थीटा सी तक गया हूं, ध्यान देना। तो डेविएशन भी कैसे कैसे जा रहा है, अब तो मैं ये चीज दिखाऊंगा, ये π/2 माइनस थीटा सी का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा सी। देखो अभी मैंने यहां आपको समझाने की कोशिश की थी, ये π/2 है और आई की वैल्यू यहां पर क्या है, थीटा सी, तो मैं इसको थीटा सी लिख दूं क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं, 90 मतलब π/2 ना, ओके। आगे ध्यान से देखना है, ये ग्राफ्स ना हम देख के हमें डर लगने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यहां के बाद ये जंप करके यहाँ गोला, देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ ब्लैंक है, उसका रीजन समझिएगा। यहां तक आपका ये वाला ग्राफ वैलिड है क्योंकि थीटा सी तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन इसके बाद रिफ्लेक्शन होने लगा। इसके बाद एंगल को जैसे ही बढ़ाएंगे, अब हम कुछ और देख रहे हैं, π-2 थीटा सी, ये क्यों हो गया, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। नाउ सी, ये था इसका पाथ, है ना, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये पूरा एंगल यहां बन रहा था, ये वाला एंगल, है ना, और दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इसके एक्चुअल पाथ से कितना भटक गया। अब तुम या तो तुम इसको निकालो पहले इतनी मेहनत करके, फिर ये निकालो। मैं ये कहता हूं यार कि यहां से यहां तक का एंगल निकाल के पाई से माइनस कर दूंगा तो डेल्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे यहां से यहां तक जो एंगल होगा वो क्या होगा, I2, और आपको अच्छे से पता है यहां पर भी क्या होगा, अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने से इंसिडेंस कराओगे उतने से ही रिफ्लेक्ट होगा, 2I2, यहाँ डेल्टा 180 माइनस 2I2 कर दूंगा तो नहीं मिलेगा मुझे। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो जो ये I2 है वो जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने कहा यार ये है वैल्यू, ठीक है, इसके बाद तो हम इसको नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, एंगल को हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये वैल्यू घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी, डेविएशन और ज्यादा होता जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू देखो गोला बनाया, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, इससे कम वाली वैल्यू ही आएगी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो आपको ये ग्राफ समझने आनी चाहिए कि ग्राफ जो बनाए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है, ये ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और हम बेसिक रिलेशन में अटक जाते हैं कि हमें लगता है यार ये क्या पूछ दिया।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको एक बार देख लो, आई लेस देन थीटा सी, ये सब बता दिया मैंने, है ना। यहाँ पर 90 नहीं होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस करेंगे, ठीक है, थीटा सी निकालने के लिए। फिर ये क्या कर रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई साइन इनवर्स ऑफ ये। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और बता दूं आपको हुआ क्या इसमें, ये वाला इक्वेशन कैसे बना, ध्यान से देखा करो इसको। तो आपको अच्छे से पता है कि भाई म्यू डी इंटू साइन आई, हमें पता है साइन आर यहाँ पर है, म्यू आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा, साइन आर इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई, म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई दिख रहा है। अब साइन इनवर्स क्या है, साइन आर था, इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स नहीं हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने की बात कर रहे हैं। अब यही आर मतलब दोनों एंगल की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा। तो आर की वैल्यू वो थी, उठा के पुट कर दिया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के जनरल इक्वेशंस बनाए जाते हैं। आई ग्रेटर देन थीटा सी में क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम व्हाट, यही तो बता रहा था मैं, आई माइनस 2i। और ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये थीटा सी से स्टार्ट करेगा, लेकिन थीटा सी के बराबर होगा क्या, नहीं, इससे नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, वहां पे मैंने बनाया हुआ है, देखो दिख रहा है तुमको, आई और आई 2i, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन इससे अभी एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये केसेस को समझते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट सोर्स है, उसको सिचुएट कर दिया एट द बॉटम ऑफ ए टैंक filled with the liquid of refractive index what mu up to a height h. It is found that light comes out of the liquid surface through a circular portion above the source. तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यहां पर हमारे पास, अभी ये तो ऐसे समझ लीजिए ना, सर्कुलर पोर्शन क्यों कहते हैं, आप ये समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात है। जब भी आप लिक्विड के अंदर हो डेंसर मीडियम है, लिक्विड के बाहर की दुनिया रेयर मीडियम है, ठीक है। अब एक बल्ब लगा दो यार, कभी तुमने वो देखा होगा, पानी के अंदर से टॉर्च से, एक्वेरियम के साइड से बच्चे करते हैं, टॉर्च लगा देते हैं तो हमें एक रिंग दिखती है बड़ी सी, हम अपोजिट साइड से अगर देखें तो ये सब हो क्यों रहा है, रिंग ही क्यों बन रही है। ये पहली बात तो, ये जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, मतलब वो स्फेरिकल होगा, यहाँ से रेज इंसिडेंट कर रही होंगी, कितनी रेज बाहर आ रही है, जितनी जगह से तुम्हें लाइट दिख रही है ना, वो लाइटें तुम्हारी आंख तक पहुंचे इसलिए तुम्हें दिख रही है। मैंने कितनी बार समझाया, इमेज वही बनेगी जो आपकी आंखों में आएगी, जब जहां से रेज आपकी आंख में नहीं आएगी वो बाउंड्री हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या, इससे तो हजारों रेज निकल रही थी, तो जो रेज आपकी क्रिटिकल एंगल से कम एंगल बना रही थी सरफेस पर, ठीक है, वहां से वो निकल के तुम्हारी आंखों तक आ गई। लेकिन जहां से रेज एंगल इतना बनाने लगे नॉर्मल के साथ कि वो कितना हो गया भाई, क्रिटिकल एंगल, तो वहां से वो सरफेस के अलोंग पैरेलल चले गए, समझ में आ रहा है। तो सरफेस, इसीलिए कभी देखो एक्वेरियम के अंदर लाइट डाल दो तो एक्वेरियम का पूरा पानी उजाला उजाला हो जाता है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा एकदम उजाला क्यों आता है, बिकॉज ये लाइट्स आर, यहां से तो ये सरफेस पे चलेगी, इसके बाद वाले क्या कर रहे होंगे, इसी के अंदर लाइट जा रही होगी, तो अंदर जाएगी तो करेगी क्या, उजाला ही तो क्रिएट करेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। जहां जहां से लाइट जाएगी वहां वहां से रोशनी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से, तो किसी कंटेनर के वॉल से निकल गया, कोई कोई इधर से निकल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जहां जहां से निकलेगा वहां वहां ग्लो आएगा, ठीक है। तो लाइट जहां से ट्रैवल करती है वहां पर रोशनी आती है, समझ में आ रहा है। तो विजिबिलिटी क्रिएट करते हुए निकल जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला अगर मैं एक रे और बनाऊं तो ये क्या कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। मान लो कि ये यहां से आया और निकल गया, ठीक है, निकल गया तो क्या होगा, ये यहां से बना लो और ये बेंड अवे हो गया, इस तरीके से यहां से ग्लो करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बनाया गया है, ठीक। तो ये रिंग क्यों, वाई रिंग, यू शुड आस्क वाई रिंग। तो आप एक्चुअली इसलिए इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप एक 2D सरफेस में हो, आपको दो कोने दिख रहे हैं, ये कोना ये दिख रहा है कोने, लेकिन आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही इधर की तरफ भी एक पानी का हिस्सा होगा, और जहां जहां पर ये नॉर्मल ऐसे बन रहा होगा, है ना, वहां वहां पे रे इंसिडेंट कर रही होगी, और वहां वहां से वो क्या हो रही है, सरफेस के अलोंग वो रिफ्रैक्ट होती जा रही है। जैसा शेप का तुम्हारा सोर्स होगा वैसे ही शेप का तुम्हारा जो ऊपर कर्व बनेगा वो दिखेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि जितनी डायरेक्शंस में जा सकती हैं लाइटें, वो डिसाइड कैसे करेगा। अगर ये आपकी एलईडी लाइट है तो इसमें 3 ही डायरेक्शन है, या तो ऐसे निकलेगी, या तो नीचे की तरफ निकलेगी, या तो तुम्हारी तरफ निकलेगी, और एजेस पे हो सकता है कि वो साइड साइड में निकले, यही तो चांसेस है ना।
तभी तो कहते हैं लोग कि भाई फॉल सीलिंग लगाओ, ऐसे फ्लैट आपको लाइटें चाहिए, सब जगह बराबर लाइट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी बल्ब लगा दोगे तो क्या होगा, बल्ब के पास बड़ा उजाला रहेगा, दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उजाला घटता जाएगा। ये बातें पता है ना आप लोगों को? तो वही बता रहे हैं, सोर्स का जो आपका शेप होता है वो डिसाइड करता है लाइट की। अगर मान लो सिर्फ ऐसी लाइट हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपकी लाइट की रेज निकल रही है, तब कभी कर्व बनेगा? नहीं बनेगा। वो सीधे, आपको बताया था मैंने, नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई लाइट आएगी तो सीधे निकल जाएगी अनडेविएटेड। तो एक एंगल पर है, ये एक ऐसी लाइट है, एक एंगल पर लाइट है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, इधर की तरफ निकलेगी, ऐसे ऐसे करके रेडियस है ना, जैसे एक कैनवस की बॉल है, तो उसके पूरे सरफेस पे हर जगह से आप एक 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 क्या करो, एक नेल लगा लो, कील लगा लो, तो आपको जितनी कील दिख रही है उतने डायरेक्शन से आपको रेज निकल रही है। तो वही रीजन है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। समझ में आया? कुछ कुछ आया कुछ? ठीक। तो उसी का ये नीचे डायग्राम बनाया है मैंने। तो इसका एक रेडियस भी होगा, इसका एक रेडियस भी होगा। रेडियस कितने पर डिपेंड करेगा भाई? जहां से बेंड हो गया मैक्सिमम रिफ्रैक्शन थीटा सी, है ना, तो थीटा सी वाले को हमने ले लिया ये एज, है ना, इस तरीके से। तो ट्राइंगल एक बनता दिख रहा है। इंसिडेंस क्या है यहाँ पर आपका? थीटा सी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया है जो सेंटर से पास होके जा रहा है, इस सेंटर से। तो वहां पर भी कितना एंगल बनेगा, ये देखो, है ना, दो पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल से क्या बन जाएगा, थीटा सी। इसके सामने ये रेडियस का परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज द हाइट या डेप्थ ऑफ द, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। तो इट विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा अंडर रूट आर, पाइथागोरस से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं साइन थीटा सी। क्या हो जाएगा भाई? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। 1 अपॉन म्यू आपको पता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ से 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस देन आर इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन अंडर रूट, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखने की बात क्या है, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस। ये क्या है, व्हाट इज दिस वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होता है? टोटल एंगल जो बन रहा है, जितना इधर की तरफ जा रही है वैसे इधर भी जा रही होगी, तो टोटल एंगल कितना बन सकता है इस वर्टेक्स का? ये कोण बन गया ना, तो दैट इज 2 थीटा सी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। प्योर वाटर के लिए थीटा सी कितना होता है? 49 डिग्री, लिख लो। तो वर्टेक्स का एंगल कितना होगा? 98। हो गया? समझ में आया? तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ TIR। एक बार इसको फटाफट समझ लीजिए, है ना, इसे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो डायमंड्स होते हैं वो स्पार्कल क्यों करते हैं, तो ध्यान समझना। अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि जहां जहां से लाइट होके गुजरेगी वहां वहां पर क्या करेगी, ग्लोब क्रिएट करेगी, विजिबिलिटी क्रिएट करेगी ना। तो डायमंड चमकता क्यों है? इसका रीजन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से उसको शेप देते हैं कि लाइट इंटर एक सरफेस से करेगी, उसमें मल्टीपल होते हैं एंगल्स पर सरफेस, ठीक है, उसको कहते हैं डायमंड। जो इस तरीके से कटिंग करते हैं तो अलग अलग एंगल्स पे करते हैं, तो आपको दिखेगा ऐसा कि एकदम बराबर है, लेकिन एक्चुअली बहुत छोटे छोटे सरफेस होते हैं,
ठीक है, तो उसमें से किसी एक से वो एंटर कर सकती है, लेकिन एंटर करने के बाद जैसे ही दूसरे सरफेस से हिट करेगी तो पहले वो एयर से गई, ठीक, तो नॉर्मली वो अंदर चली गई, वो क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होगा, जाएगी बेंड हो जाएगी, ठीक। अब बेंड होकर के इस तरीके से तराशा गया है उसको कि जब बेंड होकर के वो अंदर वो नेक्स्ट सरफेस पे हिट करेगी तो उस सरफेस पे जो एंगल बनाएगी वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, जैसे ही वो डेंसर मीडियम में चलेगी, पहली कंडीशन क्या है, डेंसर मीडियम में, अब वो सरफेस पे हिट करके बाहर क्या है, एयर, ठीक है, रेयर मीडियम है, तो अब क्रिटिकल एंगल ज्यादा एंगल पे जैसे ही वो हिट करेगी तो क्या होगा, टीआईआर। अब ऐसे ही नेक्स्ट पे गई, उस पर भी टीआईआर, इस तरीके से मल्टीपल पर वो क्या करेगी, टीआईआर करेगी, और टीआईआर करने के बाद किसी एक सरफेस को ऐसा बनाया जाता है जहां से वो निकल जाए। नहीं तो क्या होगा, एनर्जी को कैप्चर करते जाओगे तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, तो एनर्जी क्या होगी, बॉम्ब की तरह हो जाएगा, कुछ देर के बाद वो फट जाएगा गर्म होकर। समझ में आ रहा है? तो आपको कहीं ना कहीं से एग्जिट बनाना पड़ेगा, एंट्री बना रहे हो तो एग्जिट भी बनाना पड़ेगा। तो द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टीआईआर रिफ्लेक्शन इनसाइड इट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5। थीटा सी क्या होता है, 24, सिर्फ 24 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है, 24 से ऐसे ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंस, वैसे ही उसके बाद वो टीआईआर करेगा। डायमंड इज कट इन सच अ वे दैट वंस द लाइट एंटर इनटू इट व्हेन इट टेंड्स टू कम आउट देन आई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा सी होगा। सो टीआईआर विल टेक प्लेस repeatedly inside it, कई बार होगा, the light which beam out from a few places entering into the eyes of the observer make it sparkle। कह रहे हैं कुछ कुछ जगह ऐसे बना देते हैं जहां से लाइट निकल जाए, जिससे क्या होगा, हमें लगेगा एक बार यहां चमका एक बार वहां चमका, तो अलग अलग जगह से लाइट निकलेगी, तो जहां जहां से लाइट निकल के तुम्हारी आंखों में आएगी वहां वहां तुम्हें इमेज बनती ही दिखेगी। तो इमेज क्या है, लाइट की, लाइट जल रही है, समझ में आ रहा है, ग्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। यानी इसीलिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट से भी आप उसको इसीलिए कहते हैं अंधेरे में भी चमक रहा है। जहां बिल्कुल लाइट बहुत कम है वहां थोड़ी सी भी लाइट गई उसके अंदर तो वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स उसको टुकड़ों में करके बाहर निकालेगा, जिससे तुम्हें लगेगा अरे इतने अंधेरे में ही चमक रहा है, यही है असली हीरा, है ना। इसलिए तो हीरे के पीछे लोग पागल है, जबकि हीरा नोटिस करो, हीरा तो इंसानों ने बनाया है ना उसको इस तरीके से, है तो वो एक पत्थर ही, उसको इस तरीके से तराशा। इसलिए कहता हूं मैं, हीरा जो है वो सबसे ज्यादा बनावटी वो ज्वेलरी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे गोल्ड का तो समझ में आता है कुछ यूजेस है, हीरे का क्या है, बस दिखावा ही तो है ना। चमक रहा है चमक रहा है, कहेंगे हीरा मुंह में रख लोगे तो कट जाएगा, मर जाओगे, तो ये सब मतलब कुछ है। गोल्ड का तो यूजेस है, हम लोग है ना गोल्ड की टैबलेट्स भी लेते हैं, समझ में आता है, सिल्वर भी समझ में आता है, लेकिन डायमंड, डायमंड तो बस किसी ने दिमाग लगा के कर दिया और लोगों की आंखों में चमक जा रही है, उस चमक को देख करके अरे यही लेना है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो हम लोग यूज करते हैं, अभी हमारे ऑफिस में भी लगा हुआ है फाइबर, है ना, फाइबर, जियो फाइबर यूज करते हो, बीएसएनएल फाइबर करते हो, है ना, इस तरीके से सबकी अलग है। ये फाइबर क्या करता है, जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर इज एवरीथिंग, है ना, कैसे कितनी तेजी से तुम डेटा को यहां से कहीं और 10,000 किलोमीटर दूर भेज सकते हो, इसी पर डिपेंडेंट है इंटरनेट। जितना जल्दी पहुंच जाएगा हम कहेंगे उतना अच्छा है, उसी कहते हैं 2G 3G 4G और 5G और 6G, है ना। अब तो 6G आ गया, अब धीमे धीमे 7G आ जाएगा। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फाइबर क्या करता है, फाइबर यूज करता है लाइट को, लाइट को यूज करता है ट्रैवल कराने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि लाइट से तेज तो कुछ चल नहीं सकता। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, सबसे तेज लाइट ही होती है, इससे कोई तेज है नहीं। तो हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइट का इस्तेमाल करें कैसे, लाइट जो है इस तरीके से हम उसको कैद कर लेते हैं, एक फाइबर केबल बनाते हैं जो कि अंदर से क्या होती है, सिल्वर्ड होती है, यानी ग्लास ग्लॉसी होती है, उसमें हम एक एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं लेजर लाइट को, और वो उसके बाद मल्टीपल टीआईआर करते हुए, अब टीआईआर करेगी तो कितनी हाई स्पीड पे करेगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इतनी हाई स्पीड पे जब वो ट्रैवल करेगी और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास तुरंत वो पलक झपकते ही डेटा पहुंच जाएगा। तो टीआईआर का बड़ा इस्तेमाल होता है। तो अंदर का क्या हो गया, डेंसर, और बाहर क्या है, रेयर मीडियम, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और आपका हमेशा आपको टीआईआर होता रहता है, और टीआईआर का यूज करते हुए कंटिन्यूस टीआईआर से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, फिर रिसीव करके उसको प्रोसेस कर लेते हैं और इससे हमें डेटा क्या भेजा गया वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये मिराज या ऑप्टिकल लूमिंग कहते हैं ना, कि रेगिस्तान में जब जाओ तो जहां आपको तालाब दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट में आपको असली तालाब मिलेगा, तो इसी कहते हैं ऑप्टिकल लूमिंग। तो ये होता क्यों है, फिर से वही बात है कि आपको पता है जब सैंड होती है, सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा नॉर्मल प्लेन एरियाज में कहते हैं कि जितना जमीन के पास आपको ठंडी हवा मिलेगी और जमीन से ऊपर आपको गर्म हवा मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम सैंड बेस्ड जब प्लेस चले जाते हैं तो रेगिस्तान में क्या होता है, जो आपकी रेत होती है वो ज्यादा टेम्परेचर पे होती है, और आपका हेड के हाइट पर जो एयर होती है वो कम टेम्परेचर पे होती है, तो उसको कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी द हॉट एयर और ये हो जाएगी आपकी कोल्ड एयर। तो यहाँ उल्टा चल रहा है,
तो इससे क्या होगा, हॉट एयर और कोल्ड एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे कि आपको बेंडिंग वाला फेनोमेन देखने को मिलेगा। तो अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो कि आपका जो यहां पर मिराज इफेक्ट क्रिएट हुआ, ये एक्चुअल में ऊट है ना, समझो यहां से। तो ऊट का यहां से अगर हम कोल्ड एयर से देखेंगे तो हमें स्ट्रेट दिख गया है ना, लेकिन अगर हॉट एयर से जा रही है तो इट इज कमिंग फ्रॉम द डेंसर, कोल्ड एयर इज डेंसर मीडियम, हॉट एयर इज रेयर मीडियम, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी। तो डेंसर से रेयर में क्या आएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो क्या होगा, अब जैसे मान लो ऐसे बाउंड्री बना के दिखाता हूं, है ना, ये बाउंड्री हो गई, अरे क्या रही, ये बाउंड्री हो गई तेरी, ठीक, समझो इसको, मैं ना एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से आपकी हॉट एयर एकदम ऐसे आ गई, यहां से हॉट एयर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां हुआ, ठीक है, समझो इसको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन व्हाट, थीटा सी से ज्यादा, ठीक, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे, है ना, तो जैसे ही होगा तो ये क्या होगा, टी आई आर कर देगा, है ना, यहां पर थीटा सी से ये री आर है, ठीक है। और अब हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, अब हमको ये हेड से रे निकली और मेरी आंखों में यहां इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैं इसी को पीछे भेजूंगा ना, मुझे इमेज बनानी है। तो यही रीजन है कि हमको ऊंट का सर वहां दिखना चाहिए था, हमें ऊंट का सर कहां दिख रहा है, रेत के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी तरीके से पूरे बॉडी से हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। और हमें देखो ये वाला हिस्सा ही सिर्फ ऐसे दिख रहा है सही जगह, बाकी सब उल्टा। इससे क्या हुआ, हमें ऊंट जो कि ऊपर है रेत के, वो हमें रेत में दिख रहा है, तो हम गलत जगह पर चीजों को जज करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ दीज, जो आपकी डेंसिटी का, एयर डेंसिटी का डिफरेंस। चलो कुछ क्वेश्चन करो इस पे। एक रे ऑफ लाइट है ना, डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करती है रेयर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो आई है। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान देना, इसमें कह रहे हैं कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रे रिफ्रैक्ट हो गई, दोनों हो रहा है, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। कह रहे हैं कि ये जो आपकी रिफ्लेक्ट हुई और जो रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट हुई, इनके बीच का एंगल 90 है, तो कितना होगा क्रिटिकल एंगल का, थीटा सी का एंगल कितना होगा, ठीक है। थीटा सी है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू का आई है, तभी तो आपको टी आई आर देखने को मिल रहा है। दिमाग लगाइए, क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। स्नेल्स लॉ लगा लेना, अगर आपको आता है स्नेल्स लॉ तो उससे आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं है, कर सकते हैं आप, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। Focus on this. Mu d sine of I is equal to mu r sine of r dash. Mu d sine of I is equal to mu r sine of r dash. Snell's law. अरे जहां से आ रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So indirectly it is known that small r is equal to I. But it is given that small r plus r dash is equal to 90. How I knew this? कैसे मुझे पता चला? The refracted ray and reflected ray are making 90 degree, right? And this is straight angle. तो ये दोनों का सम 90 होगा, तभी तो 180 आएगा,
तो स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर डैश का वैल्यू 90 है, ठीक है। तो हम आर डैश और स्मॉल आर, जो स्मॉल आर ही आई है, तो स्नेल्स लॉ में आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रख सकते हैं ना, आर डैश। सॉल्व नहीं हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ लो। चलिए, अब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वापस से। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, साइन 90 माइनस थीटा कर लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। थोड़ा और टाइम दे दे। मैं करूं? देखना, जब मैं करूंगा तुम लोग को लगेगा इट इज वेरी इजी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो ना। चलो ध्यान से देखो, है ना, मैंने हिंट दिया था तुम्हें। मुझे बस इतना बताना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है ना, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा कि नहीं होगा? यानी आई कैन से आई इज इक्वल टू आर, राइट। एंड ये भी पता है कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90 और नॉट। हाँ भैया, अरे ये स्ट्रेट एंगल होता है बेटा। ये टोटल सम क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस 90 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 180। तो क्लियर कट हो गया, 90 यही हो गया, तो ये दोनों का सम 90 होगा कि नहीं होगा? तो अब मैंने इसका इस्तेमाल किया आर निकालने के लिए, यानी कि मैंने क्या निकाल लिया, मैंने आई निकाल लिया बच्चे, आई तो आर है, ठीक है। अब मैंने यहां लगा दिया अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, हम कहां से आ रहे हैं, डेंसर से, हम कितने एंगल से आ रहे हैं, साइन ऑफ आई। हम कहां जा रहे हैं, लेरर में, कितने एंगल से जा रहे हैं, साइन ऑफ आर डैश। वेरी सिंपल है ना, काहे लिए प्रेशर लेना है। तो म्यू डी वॉट, म्यू डी अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू साइन आर डैश अपॉन कॉस, अरे कॉस जल्दी लिख दिया क्या मैंने, साइन ऑफ 90 माइनस आर डैश। हाँ भैया, ठीक है, ठीक है। और साइन 90 माइनस आर डैश क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ आर डैश। जल्दी जल्दी करो। या आर डैश के टर्म में ना करके इसको ऐसे कर लो, इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, आर डैश को पुट कर दो, है ना, इसको रहने दो। इसको मैंने क्यों नहीं किया बताता हूं। आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर कर दो, विच इज इक्वल टू 90 माइनस आई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई तो रहने दो ऐसे ही, लेकिन आर डैश को कर दो, आर डैश कर दो, क्या हो गया ये 90 माइनस आई, विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस, ठीक है। ये भी ठीक है। इंसिडेंस हमेशा पता रहता है, रिफ्रैक्टेड नहीं पता रहता कई बार, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट ऑफ आई, ठीक है भैया। अब मुझे एक और चीज पता है, थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। व्हाट इज दिस म्यू, म्यू यही तो है, ठीक है, यही तो म्यू है। तो क्या आ जाएगा भाई,
थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ विच इज 1/cot ऑफ आई। ठीक है, अब 1/cot आई क्या हो जाएगा, tan आई। तो आंसर इज व्हाट, साइन इनवर्स tan, ये इसका आंसर है। और अगर थोड़ा मैथ आती होगी तो यू कैन से 1/cos आई इज योर आंसर। साइन से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन इज थीटा, थीटा अपॉन कॉट कॉस आई। ठीक है, लेकिन यही ठीक है, यही रखो तुम, इतना मत घुसो उसमें। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मन क्यों पढ़ना है, लेकिन ये क्यों पढ़ना है, मैं जो बोल रहा था उसको बताने लगा था। द आंसर इज साइन इनवर्स tan ऑफ आई। समझ में आया कुछ? ठीक, अब फटाफट एक और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं करवा दूंगा। क्रिटिकल एंगल फॉर अ सर्टेन मीडियम एंड वैक्यूम इज 30। थीटा सी दिया है, क्या दिया गया है, थीटा सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो कह रहे हैं मीडियम के अंदर बताओ वेलोसिटी कितना है, यानी कि v। आपको पता है ये पता करना है। और एयर में, रेयर मीडियम में क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है सर, वैक्यूम में c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से करके खत्म करो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो द म्यू इज व्हाट, म्यू इज व्हाट, म्यू डी अपॉन व्हाट, म्यू आर। वैक्यूम में म्यू आर क्या होता है, इट इज 1 सर। तो सर म्यू डी इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी, राइट, 1/sin थीटा सी। sin 30 is what, 1/2, this is 2, mu d is 2, mu d is। ठीक है, आगे बढ़ जाए। mu d निकाल दिया 2। अब mu d निकाल दिया मैंने, तो आप क्या कर सकते हो सर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था c/v मीडियम। तो हमें v मीडियम चाहिए, तो वी कैन से c/μ, this is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 which is equal to 1.5 × 10⁸ मीटर। ठीक है, खत्म। ठीक है, 3 बटे 2 क्या होता है, 1.5। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म इज वेरी सिंपल थिंग। आप समझ लीजिए, आप एक तरीके का ऐसा बना रहे हैं, ट्रायंगुलर ग्लास कट कर रहे हैं, है ना, ये हो गया, इस तरीके से ट्रायंगल दिखेगा। ऐसे ही आप इसकी लंबाई बना दीजिए और इस तरीके से इसका अगला सिरा होगा, है ना, ये होगा इस तरीके से। ठीक है, ट्रायंगुलर, इसमें कितने सरफेस होंगे, 1, 2 और 3। ठीक, कोई भी 2 आपके काम करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए और तीसरा हमेशा सरफेस पर रहेगा, तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये मिरर की तरह हो जाएगा नीचे वाला सरफेस। ठीक है, तो अब हमने कह दिया कि जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, राइट एंगल, मतलब ये, इसी कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये 90 डिग्री दिया है, तो क्या होगा इससे, अब ध्यान से देखिए, प्रिज्म के टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए प्रिज्म आ गया। न्यूमेरिकल मतलब आपको हिंट दे रहा हूं कि एंट्री होने वाली है। इस तरीके से रख दिया, ये 90 है और ये कितना है भाई, 45। ठीक है, यहां दिया गया है 2 फिगर है, ए और बी, दोनों आपके गिवन है। द प्रिज्म इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास। ठीक है, विद क्रिटिकल एंगल कितना है, 41। आपको पता है डेंसर ये हो गया, रेरर ये हो गया। अब इसके अंदर आने के बाद जब टकराएगा तब रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। मान लो यहां से ऐसे इंटर कर रही है, ठीक है, यहां से इंटर करने के बाद ऐसे बेंड हो गई, बेंड होने के बाद यहां गई, यहां पे इसका नॉर्मल ये हुआ। अब ये यहां से ये TIR करेगा या बेंड अवे होगा, ये डिपेंड करता है कि यहां जो एंगल बन रहा है वो 41 से ज्यादा है या 41 से कम है। 41 से ज्यादा होगा तो TIR होगा, कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो पहले सरफेस पे हमेशा जहां से इंटर करोगे वो तो रिफ्रैक्शन ही होगा, इसके बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो सकता है। ट्रेस द पाथ ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, A एंड B इंटरिंग नॉर्मल टू द प्रिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं डायग्राम बना के दिखाओ, है ना। ये हो गया बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अब ये हो गया तेरा सरफेस, और इंटर करने का पहले बता दिया उन्होंने, इंटर करने का बता दिया है कि भैया नॉर्मल, नॉर्मल में वो अनडिविटेड सीधी रेखा पर इंटर कर जाएगा। ये एंगल कितना है, 45। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे ये बना दिया इन्होंने P और ये बना दिया Q, तो एक रे यहाँ से चलेगी, एक रे कहाँ चलेगी भैया, ये चलेगी यहाँ, और एक रे कहाँ चलेगी, एक रे जाएगी यहाँ। ठीक बेटा, समझ गए?
तो देखो बैंक वालों का टाइम फिक्स है, 4 बजते ही 11 बजे 4 बजे इनका फिक्स है, इनको रोज गाली पड़ेगी तब भी ये नहीं सुधरेंगे। ये कह रहे हैं लोन दे के रहेंगे। सर आपको हम लोन दे के रहेंगे, कैसे नहीं लोगे लोन? मतलब कह रहे हैं खुद को बेच दीजिए लेकिन लोन ले लीजिए। ये देखो मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, आप सुनो, मजाक चल रहा है ठीक है, लेकिन ये भी समझते जाओ। ये पहले बताया गया था मुझे कि नॉर्मल से एंटर करेगा, तो इसका नॉर्मल यही होगा ना। नॉर्मल से मैंने कितनी बार सिखाया कि नॉर्मल से घुसोगे तो कोई रास्ता नहीं बदलेगा, तुमको कोई रोकेगा नहीं, जाने देगा। ठीक, तो पहला जो इंसिडेंट होगा वो कहां होगा? यही तो होगा, है ना। पहली बार जो बेंडिंग हो सकती है वो कहां पॉसिबल बेंडिंग है? वो यही है। ये दोनों एन डैश एन डबल डैश, समझ में आ रहा है? दोनों पैरेलल रेज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल अभी कितना एंगल बनेगा, इसी पे डिसाइड होगा कि यहां रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना बनेगा। यहां तो 90 ही बन रहा है, यहां कितना बन रहा है? 45। ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कि पूछा भी क्यों मैंने। ये 45 है, एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, देखो यहां बना देता हूं, ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारी रे है, ठीक, यहां आके हिट कर रही है। ये गधे, ये 45 है, ठीक। और ये कितना होगा? जब नॉर्मली इंटर कर रहे हो तो ये क्या है? 90 हुआ ना, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो गया? 45। अब तुमने इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये कितना बचेगा? 45 ही तो बचेगा। और 45 आपका 41 से बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट? 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट? 45। कितने से जाएगा सर? 45 से ही जाएगा, यानी इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए आप, ठीक है, खींच देंगे, क्या दिक्कत है? ये लो खींच दिया, है ना, ये लो खींच दिया, बाद में ठीक कर लूंगा, ठीक है, घबराओ नहीं। समझ में आ रहा है? तो सर लेकिन आपने एक गलती करी, यहां पर आपने ये नहीं देखा कि यहां पर क्या हो रहा है। आप यहां पे भी तो नॉर्मल बनाएंगे, यहां पे भी नॉर्मल बनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इज इट ओके और नॉट? समझ में आ रहा है? तो इट विल मेक यहाँ 45 बनाएगा सर, है ना, और यहां पे भी कितना बनाएगा? 45। अब ये पॉइंट पर ये सीधे जाएगा या रिफ्रैक्ट होगा, इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? दिस एंगल। अब आपको कौन से एंगल चाहिए? अब आपको चाहिए ये एंगल और ये एंगल, है ना। एक एंगल निकाल लोगे दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो दिमाग लगाओ, है ना। दिस वॉज 45, दिस इज अगेन 45। ध्यान से देखिएगा, एक नया ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है ना। ये एंगल कितना है? ये 45। ये कितना है? 90। ये फिर से क्या हो गया? 45। तो अब फिर से क्या होगा? इधर की तरफ, इसलिए मैंने कहा था इसको मैं बाद में करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहां से जब ये आ रहे हैं भाई साहब, तो यहां से ये एंगल कितना हो गया? दिस इज अगेन 45, दिस इज अगेन 45। समझ में आया? तो यहां से क्या होगा? अब ये ऐसे निकलेगा, है ना। अब ये 90 पे आएगा और यहां पे भी क्या होगा? 90 पे। समझ में आ रहा है? तो अब ये अनडेविएटेड बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये बनाना तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है इस पर, ये समझ लो ध्यान से। इतना ये समझो 9th क्लास का ज्ञान है, एंगल निकालना, ट्राइंगल ढूंढ के एंगल निकालना। अगर ये नहीं आता तुम्हें तो फिर हो चुका। अब सीखो ध्यान से, पी क्यू का डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो पी वाली कैसे जा रही है, ये तो यहाँ क्या आ गया? पी डैश, ठीक है। अब देखो क्यू कहां से जा रहा है, यही तो होगा ना क्यू डैश, और ये हो गया इसका सर, उल्टी इमेज बन रही है। समझ में आया? ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक, इस बार क्या है, ये तो सॉल्व कर दिया मैंने, कर ही दूं क्या? लेकिन तुम क्या करोगे फिर? ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरा मैंने करा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसा आना चाहिए आंसर, ठीक है। इट शुड बी लाइक दिस। आगे बढ़ जाए, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन का। दैट इज, अगर एक कर्व सर्फेस होगी, लेंस अब स्टार्ट करना है, प्रिज्म पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग अब कुछ डिस्कशंस करेंगे।
ठीक है, लेट्स सी क्या हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेट्स सी। तुम कहोगे सर ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाउ इट इज जस्ट लेंस एंड मी। ये रहेगा तो आई डोंट नो कि ये पहुंच पाएंगे कि नहीं। चलें देखिए फटाफट पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा टारगेट ले लिया हम लोग ने। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होता है। जैसे तुमने अभी एक ग्लास देखा था, है ना, ग्लास सरफेस जैसे एक ऐसे होता था ना, इस तरीके से सरफेस होता था ग्लास, यहाँ पर ये इस तरीके से थिकनेस होती थी इसकी, है ना। तो आपको पता था कि ये क्या है, फ्लैट है, एक दीवार की तरह ट्रांसपेरेंट है, निकल जाएंगे। जैसे खिड़की ग्लास हो गया, उसकी कुछ मोटाई होगी, ये इसकी मोटाई है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करो, इसी फ्लैट को कर्व कर दो, इसी फ्लैट सरफेस को क्या करिए, अब आप क्या कर रहे हैं, इसी को आप ऐसे कर्व कर दिया, समझ में आ रहा है, ये आपने कर दिया। अब जब इंटर करोगे तो कैसे सरफेस से करोगे, कर्व से करोगे कि नहीं करोगे। तो यहां पर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। हमारा जो मीडियम जहां से हम इंटर कर रहे हैं, जो बाउंड्री है, वो अब फ्लैट ना होकर के कर्व्ड है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जहां से हमारी लाइट हमेशा जाएगी, इंसिडेंट होगी, और अंदर पूरा पूरा आपका ग्लास से बना हुआ मीडियम है, यानी ये मीडियम नंबर 2 और ये मीडियम नंबर 1, ये एयर है और ये ग्लास है, यानी डेंसर ये हो गया, रेयर ये हो गया। वेरी सिंपल, समझ में आया। म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, जहां पर आपकी रे कहां लाई करती है ना, इंसिडेंट जहां है, जो कि क्या हो गया, रेयर मीडियम। म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे आपकी मिलेगी आपको, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद रे आपको जहां पर मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, फ्लैट पर नॉर्मल बनाना बड़ा आसान था, आप कुछ नहीं करते थे, सीधी लाइन खींच देते थे। लेकिन कर्व में आपने पीछे मिरर में पढ़ाया था, जब भी कर्व होगा तो उसका सेंटर होगा, उसके सेंटर से जो लाइन आएगी वही नॉर्मल लाइन होती है। तो ये लाइन जो डॉटेड वाली है, इनको पहले समझ लो भैया, ये जो कर्व है इसका सेंटर यहां आ रहा था, समझ में आया। तो वहीं से जोड़ दोगे, सेंटर से लाइन जोड़ दोगे किसी भी पॉइंट पे कर्व पे, तो तुमको नॉर्मल होगा, रट जाओ इस बात को। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। तो ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, पी क्या है, पोल। पोल क्या होता है सर, मिड पॉइंट होता है, पी कर्व का क्या मिड पॉइंट ले लेंगे, दैट इज योर पोल। ठीक है, सी क्या है, सेंटर आपको मिल गया, आपने अभी बताया। आर क्या है, जो पोल और सेंटर के बीच की दूरी होती है उसी को रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं तो पहले देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो। तो हमने इस ऑब्जेक्ट ओ से क्या किया, लेट मी सी, सब कुछ दिख रहा है क्लियरली, हाँ बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ओ से रे निकलेगी, ऑब्जेक्ट ओ से रे निकल रही है, अब यहां इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है सर, अब क्या होगा सर, वी विल ड्रॉ दिस रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं क्या काम करता हूं, आपका ये जो ड्राइंग है दिस इज नॉट गुड, मैं नया बनाऊंगा, है ना, नया बनाऊंगा और सुंदर बनाऊंगा। अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखो जरा, बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। दिस इज माई कर्व्ड सरफेस, दिस इज माई कर्व्ड सरफेस बाउंड्री, है ना, दिस इज लाइक दिस। एंड अब इसका ये हो गया, दिस इज माई पोल पी, एंड व्हाट आई विल डू, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक ऐसी सीधी रेखा बना लूंगा। ठीक है भैया, अब ये पोल हो गया, वेरी गुड। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यहां कहीं मेरा सेंटर हो गया, यहां कहीं मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा पोल पी का पीसी हो गया, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज सी, पीसी इज माई रेडियस, दिस इज माई रेडियस। ठीक है, द रे विल इंसिडेंट, द रे विल इंसिडेंट हियर, है ना, and this will go like this, this is acting my normal, this is my normal, okay, the ray will incident like this, है ना, यहां पर ये रे इंसिडेंट हो गई, इज इट ओके और नॉट, ठीक है ना। अब क्या होगा, आफ्टर दिस देयर विल बी रिफ्रैक्शन, देयर विल बी रिफ्रैक्शन, सो सर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। This is the angle of incidence, this is the angle of incidence, this is angle of refraction, this is angle of refraction, here it will intersect, here it will intersect, is it clear। हर चीज में दो दो बार बोल के आपको रटवा रहा हूं, समझ में आ रहा है, लाइक दिस, द इमेज विल बी एट द इंटरसेक्शन, जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनती है। अब मैंने इसमें एक खेल कर दिया, मैंने बोल दिया द एंगल्स, दिस एंगल इज एक्चुअली, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या बोल दिया मैंने, अल्फा, समझ में आ रहा है।
और ये जो एंगल बन रहा होगा दिस विल बी माई बीटा, लेट मी सी, हाँ दिस विल बी माई बीटा, दिस इज माई एंगल नंबर बीटा एंड दिस इज माई एंगल गामा. ओके, अल्फा बीटा एंड गामा इज देयर, वेरी सिंपल. ठीक है, व्हाट इज दिस एम पॉइंट एंड पी पॉइंट? तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर इट विल बी समवेयर हियर एंड वी विल से PM is very small. PM is very small. So we will assume P and M are same. P और M बराबर एक ही जगह पर. ठीक है, ठीक है. तो M क्या करेगा, मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह एक दो ट्राइंगल यहां और एक तीसरा ट्राइंगल. कितने ट्राइंगल है मैं बोल के दिखा देता हूं. ठीक है, लेट मी मेक दिस पॉइंट A. ठीक है, द ए वन ट्राइंगल इज AMO. ठीक, या फिर APO. अगर मैं APO बोल दूं समझ जाना कि वो भी राइट एंगल ट्राइंगल वही वाली बात है. दूसरा ट्राइंगल AMC या फिर APC. यहां पर ये एंगल 90 बनता दिख रहा है मुझे, समझ में आ रहा है. दिस इज माय 90 डिग्री. देन अगेन AM, व्हाट इज दिस I? दिस इज माय इमेज I. ठीक है, AMI या फिर API. ओके, गॉट इट. इस तरीके से मैंने ट्राइंगल्स बना लिए, इस तरीके से मैंने ट्राइंगल्स बना लिए. इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी. अब ध्यान से, इमेज की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से. इसको हम किससे करते हैं? U से. ठीक है, ये ओके हो गया. मजा आ रहा है, इमेज सही है. ठीक है, आप जब ड्राइंग करोगे ना तब मजा आएगा पढ़ने में. ठीक है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 इज इक्वल टू मान लिया एयर, इट विल बिकम व्हाट 1. दिस इज माय μ2 विच इज ग्लास, है ना. इसको μ2 की तरह रख देते हैं. ये समझ में आया? फिगर बनाने से क्लैरिटी हो गई थोड़ी सी. ठीक है, तो ये तुम्हारे फिगर का मजा है. आप फिगर अच्छे से बनाएंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा. अब आगे बढ़ जाऊं मैं. अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है, सीधे मैं यहां आता हूं. आपको पता है कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो μ1 साइन ऑफ I आप अगर यहीं पे लगा दें, अप्लाइंग स्नेल्स. ठीक है, तो क्या होगा? वेरी सिंपल. कहां से जा रहे हो? μ1 से जा रहे हो. कितना एंगल बना रहे हो? I बना रहे हो. किधर को जा रहे हो? सर μ2 में जा रहे हो. कितना एंगल बना रहे हो? ऐसे पढ़ोगे ना, इट विल बी वेरी क्लियर. ठीक है, मिलाओ. ठीक करा कि नहीं करा? ठीक है. इफ द अल्फा, वहां पे वो जो बात कर रहा हूं मैं बाद में करूंगा. इफ द एंगल आर वेरी स्मॉल, द इट इज वेरी सिंपल और लॉजिक. अगर इफ साइन I इज स्मॉल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? I, है ना. समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से साइन R अगर बहुत छोटा होगा तो वो क्या बन जाएगा? R, है ना. सिमिलरली साइन R इज स्मॉल, तो वी कैन से इट इज इक्वल टू व्हाट? एंड tan ऑफ अल्फा स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. ये मैंने एक लॉजिक दे दिया कि जितने एंगल, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एंगल हम लोग याद है मार्जिनल पैरेक्सियल बोलते थे. मैंने कहा था पैरेक्सियल ही पढ़ना है हमेशा. थीटा इज एंगल बहुत छोटा बनेगा, छोटे एंगल में हम उसको अप्रोक्सीमेटली एंगल साइन है तो उसको tan के बराबर, tan भी नहीं है तो फिर हम अल्फा ही मान लेते हैं या फिर एंगल ही मान लेते हैं. ये चीजें बहुत पहले बेसिक मैथ पढ़ा दी थी मैंने. ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक जो बातें कही मैंने कहा भी है. देखो लिखा है पैरेक्सियल रेज. देखो नोट्स इतनी अच्छी है कि टेंशन ना लो. अब सीधे इसको अप्लाई कर दो. इट विल बिकम व्हाट? μ1 साइन I की जगह क्या आ जाएगा? इट विल बिकम I. तो वी कैन डायरेक्टली से μ1 I is equal to μ2 R. Is it okay? This is my equation number 1. मैं यहां छोटे छोटे इक्वेशन बनाऊंगा. ठीक है, इज इट ओके? अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं. ट्राइंगल हमने यहां पर क्या लिया हुआ? OAC. ध्यान से देखो, OA एंड C, दिस बिग ट्राइंगल. ठीक है, अगर हम OAC ट्राइंगल ले लेंगे तो इज इट क्लियर कि बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, सॉरी I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. मैं भी लेता हूं OAC इन ट्राइंगल OAC.
बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होता है, इंटीरियर एंगल जो है आपका, है ना, इसका जो सम है तीसरे वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स पे जो बाहर की तरफ एंगल बना वो क्या है, आई। तो आई इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, है ना, गामा ले लो, ओ ए आई ले लो तुम। ठीक है, यहां पर होगा, देखो ए सी आई ले रखा है इसने, ए सी आई, कोई बात नहीं, ए सी आई ले लो, ए सी आई ये एंगल ले लो, है ना, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, है ना, इन क्या है भाई, ए सी आई, तो इट विल बी व्हाट, आर प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ बीटा। बीटा को हम इसमें चाहें तो क्या कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। हमें आई और आर की वैल्यू मिल गई, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। इज इट ओके, समझ में आ रहा है, ओके। चलो अगर हम क्या करें, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें किसमें, 1 में, इसको पुट कर दो, आई और आर को पुट कर दो किसमें, 1 में, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होगा, तो इट विल बी व्हाट, μ1, आई क्या है, बीटा माइनस। ठीक है, अब क्या करिए आप, बीटा वाले टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, तो इट विल बी μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, μ2 बीटा, μ2 माइनस μ1 बीटा, μ2 माइनस μ1, और मैंने क्या निकाल दिया, बीटा कॉमन ले लिया। इज इट क्लियर, ठीक है, यहां तक देख लीजिए। ठीक है, यहां तक ओके है, यहां भी ओके होगा। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं हम, अब अल्फा, गामा और बीटा की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, tan ऑफ अल्फा, व्हाट इज tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, am अपॉन ये ओपी, ओपी कह लो, ओएम कह लो, है ना, ओएम ओपी की वैल्यू यू के बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, am अपॉन यू विद द साइन कन्वेंशन, तो क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यूज, तो यहां पर tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, am अपॉन माइनस ऑफ यू, है ना, मॉड लगा दोगे तो u आ जाएगा, साइन कन्वेंशन लगा दोगे, आपको पता है ये माइनस एक्स होता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से tan of beta is approximately equal to beta is equal to what, am upon क्या आ जाएगा, r, है ना, दिस विल बी प्लस r, ये तो प्लस r होगा। इसी प्रकार से tan of gamma is approximately equal to, gamma is equal to am upon what, v, और v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कैसे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Put all the values together in equation number 4. This is my equation number 4, है ना, ये equation number 4 में पुट करेंगे तो what we will get, क्या आ जाएगा भाई, μ1 अपॉन माइनस यू, है ना, μ2 अपॉन v, है ना, और फिर क्या जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, दिख रहा है, am को कॉमन लेके काट दिया, तो यहां से हम v पॉजिटिव है, इसको बाहर कर लो, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, तो यहां से आ गया, इट विल बी व्हाट, putting this in equation number 4, हम 4 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ठीक है, मैंने एक ही पेज पे करा है, थोड़ा सा वहां जगह कम हो गया, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, बाद में बाकी स्लाइड्स में डिलीट कर दूंगा, आई विल कीप दिस ओनली। ठीक है, नई वाला जो हमने इक्वेशन बनाए हैं उसको रखेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, समझ में आया, आपने ये खुद से बनाया है तो इस पे आप प्राउड होइएगा कि आपने इसको अच्छे से बनाया है। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा आया मेन नया इक्वेशन। ठीक है, जैसे मिरर फॉर्मूला बनाया था, अब हम धीमे धीमे लेंस मेकर फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या किया है, अगर हमें सिर्फ एक कर्व सरफेस मिलेगा उसके लिए हमने एक इक्वेशन बना लिया, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। समझ में आ रहा है,
इसकी मदद से हम वी, यू और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं एक साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, अब हम एक साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। साइन कन्वेंशन इज वेरी सिंपल। जब भी लाइट आपकी कहां से आ रही है, आउटसाइड द कर्व, वो माइनस एक्स से आ रही है, तो अंदर की साइड क्या होगा, पॉजिटिव। बेसिक साइन कन्वेंशन क्या होगा, इधर की तरफ सारी चीजें निगेटिव। ठीक है, तो अब ध्यान से, लेकिन अगर लाइट हमारी डेंसर मीडियम से आ रही है, कर्व सरफेस के अंदर से, यानी पॉजिटिव एक्स से ही आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, इस साइड आपका पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब अगर हम डेंसर मीडियम को इस साइड ही कर दे, निगेटिव एक्स की तरफ, और हम डेंसर मीडियम से ही आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लाइट अगर आपका किधर से आ रहा है, डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम से आ रहा है, लेकिन इट इज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स, तो इस केस में भी क्या होगा, आपका डेंसर मीडियम विल बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, अगर कुछ नोटिस किया होगा कि जब भी रेयर मीडियम से लाइट एंटर कर रही है, तो वो हमेशा निगेटिव है, और डेंसर मीडियम हमेशा पॉजिटिव है। इन दोनों को देखो, और जब भी हम डेंसर मीडियम से आ रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज निगेटिव, इट इज ऑलवेज निगेटिव, एंड आउटसाइड रेयर मीडियम में क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? बस इसको ध्यान से देखोगे, इट विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां पर देखो, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, और डेंसर से रेयर। तो दीज आर वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेस। आर इज इन्फिनिटी अगर प्लेन होगा, तो अगर प्लेन होगा तो म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू हो जाएगा। अगर ये सरफेस क्या हो जाए, प्लेन, तो आर क्या हो जाएगा उसका, इन्फिनिटी। तो ये किसी चीज को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल गिव यू जीरो। समझ में आ रहा है? तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये दोनों निगेटिव में था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, तो ये इसको उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट इक्वेशन आपका बनके, तो v अपॉन यू या u अपॉन यू, v इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। समझ में आ रहा है? ये क्या है, डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट वाला, फिर से वही कहानी पहुंच गए हम लोग। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था, आपको बार बार सोचना चाहिए कि हर बार हम पानी के सरफेस को ले रहे थे, और पानी का सरफेस हमेशा फ्लैट होता है, प्लेन होता है, तो प्लेन वाले केस में ही ये पॉसिबल है। अभी जो मैंने पढ़ाया उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने, कहते हैं कर्व्ड है सरफेस, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहां पर इसी कर्व सरफेस को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अगर हम एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस ले लें, यानी आपको बताया मैंने स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर आपको अच्छे से पता है सर, कर्व्ड होता है ना, उसको कट करके निकालेंगे तो उसमें एक हिस्सा ही निकलेगा कर्व्ड, है ना, तो इसके बाद है तो ग्लास ही ना। तो अब इसमें क्या, अगर हम फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दे, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ ले सरफेस के इस तरफ जो रेयर मीडियम में है, जहां से लाइट पड़ रही है, तो हमेशा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो हम इसको कह देंगे फर्स्ट फोकस। क्या कह देंगे इसको, फर्स्ट फोकस। कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है एक्सिस पर, ये एक्सिस क्या होती है सर, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस, जिसको हम पोल कहते हैं ना, वहां से होकर के ये लाइन जानी चाहिए, है ना, और ये सेंटर से भी होकर के जाएगी, इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे सच दैट सारी की सारी रे क्या है, इसी एक्स एक्सिस या फिर इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए डेंसर मीडियम में, तो उस समय हम कहेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, वी विल से कि सर ये पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस 1 या फिर फर्स्ट फोकस। शुड बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, यानी इमेज जब पैरेलल होती है तो क्या होती है, जब भी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो बच्चे समझ जाना कि वो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। तो क्या करें, v की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर व्हाट इज यू, यू हो जाएगा फोकस वाला पॉइंट, और फोकस वाले पॉइंट की दूरी कहते हैं फोकल लेंथ, ये मिरर में ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो माइनस म्यू वन अपॉन एफ वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको अच्छे से पता है, ये पॉजिटिव डेंसर मीडियम में पॉजिटिव, क्योंकि आप रेयर से डेंसर में आ रहे हो, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम F1 निकालेंगे तो देखो आंसर आ भी गया, इट इज एक्चुअली कमिंग निगेटिव, और इसको आना भी निगेटिव चाहिए था। तो F1 इज इक्वल टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, क्या कर दिया हमने, इसको इनवर्स कर दिया सिर्फ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला, यानी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू निकाल ली, कि उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड फोकस निकालना चाहते हैं तो सेकेंड फोकस हमेशा डेंसर मीडियम में पाया जाएगा। पहला तो आपने बाहर निकाल लिया है ना, अब ग्लास के अंदर होगा, दैट कैसे निकलेगा वो,
तो हम कह देंगे हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ढेर सारी रेज इंसिडेंट कराएंगे। तो यानी ये रेज कहां से आ रही होगी, ये इन्फिनिटी से आ रही होगी, और ये टकरा करके हमें दिखेगा कि डेंसर मीडियम के अंदर जाकर के किसी एक पॉइंट पर वो टकराएंगी। वो पॉइंट कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। इसी पॉइंट को कह देंगे ये क्या हो गया, फोकस नंबर 2 यानी सेकंड फोकस। ठीक, और अब इसकी दूरी भी f2 हो जाएगी यानी फोकल लेंथ 2। अब ध्यान देना, तो u की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी, और v की वैल्यू क्या हो गई, फोकल लेंथ 2। तो फिर से फॉर्मूले में क्या कर देंगे, μ2 अपॉन f2, फिर मैंने माइनस μ1 अपॉन u को 0 कर दिया क्योंकि वो इन्फिनिटी था। ठीक, तो इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो f2 का फॉर्मूला बन गया, और इसको पॉजिटिव आना चाहिए था। देखो आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, डेंसर मीडियम में पॉजिटिव होता है ना साइन कन्वेंशन, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा फोकस 2 का आंसर। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, माइनस μ1 अपॉन μ2, क्योंकि फोकल लेंथ 1 क्या था, निगेटिव। अब इसको देख लो, माइनस μ1 अपॉन r, और नीचे क्या μ2 माइनस μ1, इसमें आ रहा है μ2 अपॉन r इंटू अपॉन μ2 माइनस μ1। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिवाइड डिनोमिनेटर तो ऐसा ही कट गया। अब r से r कट गया, बचा क्या, माइनस μ1 अपॉन μ2। तो यानी इनका रेशियो क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का रेशियो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ μ1 अपॉन μ2। अब अगर हम चाहें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर ले तो क्या बन जाएगा, इट विल बी व्हाट, f1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f2 अपॉन μ2। तो हमने क्या किया, μ1 को इधर भेज दिया, मतलब 1 वाले टर्म को एक साइड कर लिया, 2 वाले को एक साइड कर लिया, तो वी गॉट न्यू इक्वेशन f1 अपॉन μ1 प्लस f2 अपॉन μ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक रिलेशन है प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ फोकल लेंथ अगर आप चाहें तो वो हो जाएगा माइनस μ1 अपॉन μ2, लेकिन अगर सम के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो फोकल लेंथ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 प्लस फोकल लेंथ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इनका सम हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये आपको एक नई कंडीशन पता चली। चलिए क्वेश्चन करिए, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट सम आइडिया। ठीक है, लेट्स सी हम कहां तक जाते हैं। क्वेश्चन ही हमें स्लो करते हैं क्योंकि इसके बाद तो लेंस आ जाएगा सीधे। बस एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, यही क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक एयर बबल है ना, ग्लास के अंदर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.5। ठीक, और आप उसको ध्यान से देखिए, उसकी इमेज कहां बनेगी, आप कहां से देख रहे हो, रेयर मीडियम से। वही वाला हो गया डी एपरेंट वाला केस, अभी तो पढ़ाया था मैंने। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां है भाई, अंदर है, डेंसर, डेंसर से रेयर में आ रही है ना। तो डेंसर से आएंगे तो आपको पता है, अभी तो पढ़ाया मैंने, रेयर से डेंसर जाते हैं तो हमेशा डेंसर पॉजिटिव होता है, लेकिन डेंसर से आएंगे तो नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट कर डालो, इक्वेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है। व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज वेरी सिंपल, μ1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यही तो इक्वेशन है। पुट ऑल द वैल्यूज व्हाटएवर यू हैव, जो वैल्यूज पता है वो लिख दो, नहीं पता है वो छोड़ दो। μ1 कितना है 1.5, कहां से आ रहे हैं, डेंसर से आ रहे हैं, डेंसर से आ रहे हैं तो ये हो गया 1.5 है ना। अपॉन में u कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की क्या जरूरत है, 3 लिख दो है ना। प्लस इमेज कहां बन रही है नहीं पता, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल अपीयर इफ द इमेज कहां बनेगी पता करना है। कॉन्वेक्स वाले में आपको पता है और कॉनकेव वाले में। ठीक है, निकालो करो। और हम बाहर वाले मीडियम को क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 1.5, 1 माइनस 1.5, v should be 1 minus 1.5 upon what is r, r is 5। डायमीटर दिया गया था 10 सेंटीमीटर, इसी का आधा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर रेडियस निकल आएगा। जब तुम्हें सरफेस कॉन्वेक्स दिखेगा, कॉन्वेक्स कैसा दिखेगा, जब वो उभरा रहेगा ना, तुम बाहर हो बेटा, तुम देख रहे हो, तुम्हें कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो पहला डायग्राम ऐसे बना, डायग्राम में नहीं दिया गया था, डायग्राम बनाया गया है। और जब तुम्हें कॉनकेव दिख रहा है, कॉनकेव क्या होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ है ना, तो जब तुम बाहर से देख रहे हो तुम्हें दबा हुआ दिख रहा है, तो दोनों का केस अलग अलग होता है। कॉन्वेक्स में अंदर ही सेंटर होता है, कॉनकेव में बाहर सेंटर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें फिर से समझा दे रहा हूं। ये एयर बबल है, ये आपको 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर से रेडियस निकाला मैंने 5। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल विल अपीयर, तो एक्चुअल दे दिया, तो तुमसे कह रहे हैं एपरेंट कहां दिखेगा, तुम्हें इमेज कहां दिख रही होगी। ठीक है, पहला कि जब तुम्हें सरफेस कॉन्वेक्स दिया गया, जो आपका
ग्लास है उसका सरफेस कॉन्वेक्स शेप में है, तब बताओ कहाँ दिखेगा। और वही 3 सेंटीमीटर अंदर दिखने वाला जो एक्चुअल उसकी जो डेप्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, और अब मैंने तुम्हें सरफेस दे दिया कॉनकेव वाला, तो कहाँ उसकी इमेज बनेगी। तो 2 बार आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम मैंने आपके लिए बना के दिया हुआ है, अब आप इसको यूज करिए। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई एंगल वैंगल नहीं निकालना है, यहाँ से इंसिडेंट कराओगे। नॉर्मल बनाने नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको सेंटर से जोड़ देना है। सेंटर कॉन्वेक्स का अंदर ही होता है और कॉनकेव का बाहर होता है, बस इतना ध्यान देना। इंसिडेंट कराओगे तो नॉर्मल से दूर जाना चाहिए। नॉर्मल से दूर क्यों जाना चाहिए, डेंसर से रेयर वाला केस है, तो दोनों डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज अंदर की तरफ ही बनेगी, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैं बना दे रहा हूं एक बार, इसको समझाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ताकि इमेज जिसको नहीं आती है। ये तेरा सेंटर बाहर है, ठीक है, ये है तेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर है, ठीक। अब यहां से तू इंसिडेंट करा रहा है, तो देख एंगल क्या होगा तेरा, एंगल ये वाला होगा, ठीक है। और बेंड अवे, तो अब इसका क्या करना, तो इस पे एक टैंजेंट बना लिया कर, ये टैंजेंट हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब थोड़ा सा ही एंगल होना चाहिए ना, अब ये इसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये लाइन बनाई गई है, इसी को पीछे बैक ट्रेस कर देंगे तो हम यहाँ से इमेज हमें बनती हुई दिखेगी। तो जो रे निकलती है उसी रे को पीछे की तरफ किया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, इमेज। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें सॉल्व करने ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी वैल्यू पुट करनी है। तो आपको साइन कन्वेंशन लगाना होगा। रेडियस क्या होगा इसका, निगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन क्यों सर, डेंसर से आ रहे हैं रेयर में, ठीक है। रेयर वाली चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, पुट कर डालो, वी निकालो। तो v कितना आएगा, माइनस का 2.5। v कितना आएगा, ये 3/2 है, देखो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3 बन जा 3, ठीक है, प्लस 1/v इज इक्वल टू माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का 5, ये हो गया तेरा 1/10। दिस इज नथिंग बट 0.1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन, ये कर डालो ना यार, 5 बन जाओ, 0.1 करो इसको यार, है ना, ये हो गया 0.1, दिस इज 0.1। अब ये माइनस जाएगा इधर, इट विल बी प्लस, प्लस नहीं हो सकता, निगेटिव होना चाहिए, हाँ प्लस में रहेगा, माइनस में जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब से निगेटिव हो गया, अच्छा u इज निगेटिव ना, u इज निगेटिव, देखो ये कैसे हुआ, u इज निगेटिव, ये माइनस है, माइनस से कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। अरे u कहाँ है, अंदर है ना, ये निगेटिव वाला हिस्सा है, तो इसलिए हुआ, गलत नहीं कर रहा हूं मैं कुछ भी। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये क्या है, 1/2, 1/2 कितना हो गया, पॉइंट का 25 चौका 100 होता है, 2.5 सेंटी, समझ में आ रहा। अब बी सॉल्व करो, बी सॉल्व करो, थोड़ा सा तुम लोग थक गए। तो जाएगा फिर से म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस वी1 अपॉन आर। आर तो 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब इस बार ध्यान देना, वी यू अभी भी 3 है, ठीक है, तो इट विल बी म्यू2 इज व्हाट, म्यू2 इज अगेन 1, तो 1 अपॉन वी प्लस फिर से 1 अपॉन 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस बार ध्यान दीजिएगा, द सेंटर इज आउटसाइड विच इज पॉजिटिव, तो इट विल बी, फिर से अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई प्लस 5 सेंटीमीटर, पिछली बार यही माइनस में, तो इट वॉज 1/v प्लस 1/2 is equal to minus 0.5 upon 5 which becomes again 1 upon v, ये उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 0.1 माइनस 0.5 which is equal to माइनस 0.6, है ना, तो v is equal to माइनस 1 upon 0.6, सॉल्व इट।
इट विल बी 1.66, बिल्कुल सही, 1.66 माइनस 1.66, देख रहे हो, ये आया आंसर, दिस इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, बट मैं वो सोच रहा हूं कि होमवर्क दे दूं। चलें आगे बढ़े। देखो जल्दी तो नहीं छोड़ सकता मैं, एटलीस्ट वी विल फिनिश हियर, है ना, लेंस मेकर पे वी विल स्टॉप, है ना, इससे कम में नहीं वी विल सेटिस्फाई, यहाँ यहाँ छोड़ सकता हूँ। ठीक है, लेट्स डू दिस, जहां तक हो जाए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सेम अप्रोच से सॉल्व करना है, दिस इज योर होमवर्क, है ना। वैल्यू निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की फॉर गिवन सिचुएशन। आपको दिख रही है सिचुएशन कैसी है, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, ये आपने अगर कहते हैं आई डिफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कर सकते हो इसको सॉल्व। ठीक है, when rays are parallel to the principal axis, तो u क्या हो गया, u is infinity, बस इतना बता देता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, हमें हमें अगर निकालना है इसमें तो हम निकाल सकते हैं, दिस इज योर v, v यहाँ पर आपको ये हो गया एच, जिसका डायमीटर, डायमीटर इज द, है ना, डायमीटर इज योर v। ठीक है, विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक, और कर्व सरफेस का रेडियस, यही कर्व सरफेस है सर, इसका ही रेडियस ये होगा, और आपको v पता है, v इज नथिंग बट 2r, है ना, हम उसको r मान लेंगे। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मैं फिर भी कर ही दे रहा हूँ, म्यू 2 अपॉन 2r, है ना, आपको म्यू 2 ही निकालना है, एयर है तो वो तो 1 ही हो जाएगा। म्यू 1 क्या है, व्हाट इज म्यू 1, म्यू 1 इज 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 0, है ना, अगेन ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1 अपॉन व्हाट, दिस इज r, सॉल्व इट, एक ही तो वेरिएबल है, तो ये जाएगा r से r कट गया, है ना, तो ये जाएगा म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1, है ना, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस 1 को इस तरफ कर दो, उसको उधर कर दो, तो म्यू 2 माइनस म्यू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, कर ही दिया मैंने क्वेश्चन, खत्म कर डालो। ठीक है, इट विल बी व्हाट, म्यू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, म्यू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लो खत्म हो गया, इज इट ओके। ठीक है, होमवर्क था वो। लेंस क्या होता है, एक पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसको दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच दैट एटलीस्ट एक कर्व हो और दूसरा क्या है आपको फ्लैट हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग से अलग होना चाहिए। एक थिन स्फेरिकल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन होता है सराउंडिंग से, वो बिहेव करता है कन्वर्जेंट, वो कॉन्वेक्स कहलाता है, जो कन्वर्ज कर देता है, जो भी रे आती है उसको पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ वो भेज देता है, और उसी कहते हैं भैया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन इसमें आपका दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर के टकराएंगी और वो उसको क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देगा, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी जो लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन सराउंडिंग होता है और वो क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे आपके प्रिंसिपल एक्सिस को, क्या कहेंगे भैया बताओ, कॉनकेव लेंस कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस जो कि वो पतला हो, सेंट्रल पोर्शन पतला हो और वो डाइवर्ज कर दे, जो भी पैरेलल रेज आ रही है उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसको डाइवर्जेंट या फिर कॉनकेव लेंस में बता ही रहा था इसी के बारे में, इसी कहते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लेंस। तो हम कैसे इसको करते हैं, जो आपका कॉन्वेक्स है जो कुछ नहीं आता समझ में, वो समझ ले भैया कि जो उसके दोनों सर्फेस होंगे ना, पहली बात तो वो बाहर की तरफ उभरे होंगे, यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो थिकर होगा और जो एजेस होंगे वो पतले होंगे, और जो कॉनकेव है उसमें क्या होगा, जो आपके एजेस होंगे वो चौड़े होंगे और जो सेंट्रल पार्ट है वो पतला होगा। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो, कई प्रकार होते हैं। बाई कॉन्वेक्स में ध्यान देना
पहला वाला जो सरफेस है और दूसरा सरफेस दोनों का रेडियस बराबर होगा, ठीक है। सॉरी, बाई कॉन्वेक्स में अलग भी हो सकता है, R1 R2 हो सकता है। ये इसका सही डायग्राम ये नहीं है जो इसमें बना हुआ है, इट शुड बी लाइक दिस, है ना। एक बड़ा होना चाहिए रेडियस, तो बड़ा होगा तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और इक्वी में क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस बराबर। जो हमें पढ़ना है वो ये है, जो सिलेबस में है वो ये है। इसमें क्या होगा, दोनों सरफेस का जो रेडियस है वो बराबर होगा। यानी कि हमने किया क्या होगा, हम एक स्फीयर लिए होंगे, उससे कट किए होंगे, ऐसे करके दो हिस्से कट किए, तो देखो इस तरीके से एक आ गया, ठीक है, और एक दूसरा ऐसे आ गया। अब इनको चिपका दो, इनको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो ये मिलेगा, दोनों एक ही स्फीयर के पार्ट है, दोनों का रेडियस सेम है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से अब दो अलग अलग स्फीयर ले ले, एक स्फीयर ये ले ले और एक स्फीयर हमने ये ले लिया, तो एक हिस्सा इससे उठाया और एक हिस्सा हमने इससे उठा लिया, तो इसका रेडियस क्या है R1, इसका रेडियस है R2, तो क्या मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक ही स्फीयर लिया, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक स्फीयर ही ले रहे हैं, हमारे पास, हम गरीब हैं थोड़ा सा, है ना, मैं गरीब हूं, है ना, मैं गरीब हूं, एक रील आई थी, है ना, तो मैं गरीब हूं, तो ये काटोगे तो फिर क्या होगा, एक साइड फ्लैट रहेगा, एक साइड कट रहेगा, तो क्या बना दोगे तुम प्लेनो कॉन्वेक्स बना दोगे। समझ में आ रहा है। अगर पहला इसी जैसे इसमें क्या है, इधर से काट दो, इधर से काट दोगे तो पहला ऐसे फ्लैट आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, पहला प्लेन हो गया, प्लेन का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा R2। समझ में आया तुझे। तो इस तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स बना दिया तुमने, ठीक है। और इसमें ध्यान देना आगे चल करके प्लेनो कॉनकेव क्या होगा। अब कॉनकेव में थोड़ा सा ध्यान देना, कटिंग करने का स्टाइल ही मैटर करता है, ठीक है। अब तुमने कट कैसे करा, तुमने ऐसे कट कर दिया, है ना, इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट कर रहे हो तुम, ऐसे कट करके ये काट दिया तुमने, ठीक, ये एक निकाल लिया तुमने, और एक ऐसे कट कर दिया, यहाँ ऐसे कट करके ये निकाल दिया। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो ये एक पहला ये ऐड कर दिया तुमने, और ये दूसरा तुमने इस तरीके का ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब दोनों अगर एक ही स्फीयर का पार्ट है, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इक्वी कॉनकेव, ठीक। दोनों अलग अलग स्फीयर का पार्ट है तो क्या बन जाएगा, R1 R2 वाला बाई कॉनकेव। अब तुमने कंजूसी कर ली, एक ही काटा, उसी को रख दिया, ये वाला काट के रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो गया और ये अंदर की दबा हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव। व्हाट इज दिस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब ये ध्यान से देखिएगा, कट करते टाइम थोड़ा ना अनाड़ी आदमी था थोड़ा, है ना, जब वो कट कर रहा है ग्लास तो थोड़ा सा अनाड़ी था वो, तो उसने क्या करा, जब वो कॉनकेव कॉन्वेक्स निकाल रहा है, तो पहला तो यही है, जो सीधा होना चाहिए था वो इस तरीके से काट दिया उसने, है ना, इस तरीके से काट दिया, तो उसको क्या दिखेगा, उसको एक बाहर वाला तो ऐसे दिखेगा, जो अंदर सीधा होता था वो भी थोड़ा सा बेंड दिखेगा। तो इधर से कोई दिखेगा तो उसको उभरा दिखेगा, इधर से कोई दिखेगा उसको अंदर दबा हुआ दिखेगा, तो इधर से कॉनकेव हो गया और इधर से कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है। अब इस वाले में भी क्या करेंगे, इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव में क्या, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कैसे कट कर रहे हैं, देख रहे हो, है ना, ऐसे करके कट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हम इधर भी दबा हुआ है और इधर भी हमने इसको ऐसे कर दिया, इधर से कोई दिखेगा उभरा दिखेगा, इधर से दिखेगा तो अंदर दबा हुआ दिखेगा, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्सो। वैसे हम इतना टेंशन लेंगे नहीं, हमें तो पढ़ना सिंपल वाला है ना, द सिलेबस इज वेरी सिंपल, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो गया, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को अब कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट को अब क्या कहते हैं भैया, ऑप्टिकल सेंटर। अब पोल ना बोलोगे तुम, पोल भूल जाओ, पोल मिरर तक है सिर्फ, ठीक है। अब आ गया सेंटर पॉइंट को, वही मिड पॉइंट है, अभी ये भी मिड पॉइंट ही है, लेकिन अब बस इसका नाम अब क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो आपकी पैरेलल एक्स एक्सिस निकलती है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस का नाम सेम रहेगा, जो वहां पर थी वही यहां पर भी है, ठीक है। इसी पर हम अगर इधर फोकल लेंथ हो सकता है, इस लाइन पर फोकल लेंथ होगा, फोकस यहीं पर आएगा। आपको बताया मैंने, दो फोकस होते हैं इसमें, ठीक है, सब बताऊंगा। अब सेंटर पहचानो, तुम मुझे खुद बताओ, एक सर्कल इधर बन रहा है और एक सर्कल इधर बन रहा है, तो कितने सेंटर होंगे, दो सेंटर नहीं होंगे। एक सरफेस वन हो गया, इधर से एक सरफेस वन हो गया, इधर एक सरफेस टू हो गया। इसी प्रकार से यहां पर आओ, यहां भी सरफेस वन सरफेस टू, ऐसे कह दे रहा हूं, बाद में आपको सर्कल दिखाऊंगा। ये हो गया तेरा पहला सर्कल, ये हो गया तेरा दूसरा। समझ में आ रहा है। तो जितने सर्कल होंगे उतना सेंटर होगा, जितने सेंटर होंगे उतने ही रेडियस होंगे, जितने रेडियस होंगे आपको पता है फोकल लेंथ भी, फोकल लेंथ R/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत लो, बहुत डोज मत लो, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज कन्वर्जिंग एंड व्हाट इज डाइवर्जिंग। अगेन इसमें रैप अप कर रहा हूं मैं, ये अगेन फिर से बनाता हूं, ये अगेन फिर से बनाता हूं, ठीक है। जब भी टकराने के बाद रे क्या हो जाए, दूर भागी, डाइवर्जेंट, ठीक है। टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस तरफ है तो कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है। दिस इज कन्वर्जिंग, दिस इज डाइवर्जिंग।
मिरर से कोई रट के बैठा हो मिरर, तो उसको पता होगा मिरर में कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता था और कॉन्वेक्स हमेशा डाइवर्जिंग होता था, तो वो मिरर है, ये मिरर नहीं है, ये लेंस है, ठीक है। इसमें मीडियम में हम इंटर कर सकते हैं, वहां पे मीडियम में हम इंटर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो पहला ही ऑप्टिकल सेंटर हो गया जो कि पोल को रिप्लेस करेगा। पोल क्या होता था सर, हमको याद है, पोल आपने बताया था मिड पॉइंट, यहाँ लेंस का भी मिड पॉइंट हो गया ऑप्टिकल सेंटर, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पॉलिश नहीं कर रहे हैं, है ना, पोल पे क्या होता है, टकरा करके सेम एंगल से निकल जाता था। तो सर यहाँ पर क्या है, पोल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि पोल पे जब इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मल वाले एंगल पर आ रही है, ठीक है। तो अनडिविएटेड ऑप्टिकल सेंटर पे कोई आएगी तो आप ये रट जाओ, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर हम हिट करेंगे कोई भी लाइन तो वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है, चाहे किसी भी तरफ से आ रही हो, ठीक। यही आपका कॉनकेव में भी है, यही आपका कॉन्वेक्स में भी होगा। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, जो दो सरफेस हैं, एक सरफेस दो सरफेस, दोनों का सेंटर होगा, दोनों सेंटर को जोड़ दो, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरेगी जो लाइन, इसको कह देंगे क्या, कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो C1 C2 इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, एक दो जो सेंटर आपके बन रहे हैं उनको जोड़ोगे कहां से, वो ऐसी लाइन बननी चाहिए जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, तो इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक लेंस के पास दो फोकल पॉइंट होते हैं, एक पहला फोकल होता है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है और एक दूसरा होगा जहां पर इमेज होगा। प्रिंसिपल एक्सिस करेस्पॉन्ड टू इमेज which the image is formed at infinity। ध्यान देना, यहां पर कॉनकेव के लिए क्या है, वेरी सिंपल, अगर हमें फर्स्ट फोकल निकालना है जहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करें सच दैट हमें इन्फिनिटी में, ये मैंने अभी करके दिखाया था, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, मैंने बताया इसको ढूंढना कैसे जाता है। आप वो पॉइंट ढूंढो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, है ना। तो इमेज अगर इन्फिनिटी बनेगी तो वही तो हमारा फर्स्ट फोकस होगा। अब यहां से ध्यान देना, यहीं से कंफ्यूजन होता है, सर इसमें हमें सरफेस वन ये लिखेंगे और इसमें हमें सरफेस वन इधर दे देंगे, गड़बड़ बहुत है, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप ऐसे देखो S1 S2 से फोकस रखते हो ना, इसीलिए मैं कभी ये सब नहीं पढ़ाता। मैं कहता हूं भाई तुम दो अलग अलग केसेस पढ़ रहे हो, तुम्हें बस देखना है कि इसमें फर्स्ट फोकस रियल होता है, इसमें फर्स्ट फोकस वर्चुअल होता है, क्योंकि आप इधर खड़े हो और आपका फोकस उधर है, आप इधर खड़े हो लेकिन फोकस इधर है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन में इसके केसेस कम होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस दो ही केस थे, वैसे ही कॉनकेव लेंस के भी दो ही केस होंगे, समझ में आ रहा है। तो जैसे वहां पर कॉनकेव मिरर क्यों ज्यादा पड़ा ये तुमने नहीं पूछा, वैसे यहां मत पूछना कॉन्वेक्स लेंस आपने ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा, कॉनकेव लेंस हमने ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा। एक लाइन की बात समझो भैया, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो इमेज ही ना बना पाए, हमें तो कन्वर्जिंग चाहिए ना, हमेशा रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आए। मिरर में भी हमने कॉनकेव मिरर इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसमें सारी रेज कहां आती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और लेंस में भी हम ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसमें सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आए। तो बस यही रीजन समझ लो। और यहां से देखो ध्यान से, जब हमने चेक किया तो इसका प्रिंसिपल फोकस रियल था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे कहीं से आ रही है, ये आपकी टकरा करके पैरेलल निकल जा रही है, और फिर हम इसको यानी कि इन्फिनिटी से आ रही होगी, और हम इसको आगे ट्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट फोकस मिलेगा। तो फर्स्ट फोकस देखो इधर -x पे है, तो इधर क्या है, +x पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इसमें केस होता है, इसको समझिए। आगे देखिएगा, अगर हमें सेकंड फोकस ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, सेकंड फोकस ढूंढना है तो आप क्या करो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराओ, टकरा करके, कॉन्वेक्स में आपको देख कन्वर्जिंग है तो टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे जाके टकराएगा, दिस इज योर रियल फोकस 2, तो ये फोकस नंबर 2 हो गया, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल करेंगे तो ये तो चला जाएगा भैया प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, तो हमें मिलेगा कैसे, देखो इसका प्रिंसिपल फोकस कहां आ गया, आपके नेगेटिव एक्स पे आ गया। आपने नोटिस किया जो भी ये करता है उसका उल्टा ये कर देता है, जैसा कि मिरर में भी देखा गया था, जो कॉनकेव करता था कॉन्वेक्स उसका उल्टा कर देता था। समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी देखिए इसका फोकस इधर ना होकर के इधर आ गया, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। समझ में आ रहा है, दोनों केसेस में ये डाइवर्जिंग था। तो अब इसीलिए जिसने S1 S2 रट लिया, S1 S2 रट लिया, अब वो यहाँ पे S1 लिखेगा तो उसको लगेगा F1 यहाँ होना चाहिए, लेकिन F1 कहां जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस इसीलिए मैंने कहा इस पे ध्यान दो, ये छोटी सी जरूर बात है लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि, इसलिए दोनों साथ साथ में पढ़ा रहा हूं कि भाई इधर आपका कॉन्वेक्स है, इधर आपका सेम केस में कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा, सेम केस में कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा, ये मैंने आपको साथ साथ में दिखाया, ठीक है। फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस, जो ऑप्टिकल से वहां पोल और आपने कहा था पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है, वो होता है आपका फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ पर पोल तो है है नहीं, तो पोल को रिप्लेस किसने किया, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ। अब कितनी फोकल लेंथ होती है सर, दो फोकल लेंथ होती है, एक फोकस 1 की f1 और एक फोकस 2 की f2, ठीक है। अभी 6 मिनट है तो पढ़ते रहते हैं, जहां तक हो जाएगा फिर रुक जाएंगे।
ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो अपर्चर क्या होता है, व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज वेरी सिंपल थिंग, आपने देखा होगा ये कर्व्ड है ना, तो अब इसमें आपने स्ट्रेट लाइन जो बनाई, देखिए द इन रेफरेंस टू अ लेंस, अपर्चर का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हटाते हैं, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, अपर्चर क्या हो गया, तो जो आपका अपर्चर का मतलब हुआ इफेक्टिव डायमीटर, तो डायमीटर बनाना इज वेरी सिंपल थिंग है ना। तो तुमने ये ऐसे बनाया है ना, तो अब हम इसको सर्कल मान लेंगे, और ये जो बीच की लाइन है यही तो डायमीटर होगा, दिस इज योर अपर्चर। ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर का स्क्वायर, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो सर्कुलर एरिया थ्रू विच लाइट इंटर्स द लेंस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस डिपेंड ऑन द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस विच विल इक्विवेलेंटली डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। तो कह रहे हैं भैया जो इंटेंसिटी होती है ना, जो लाइट पास हो रही है उस वो डिपेंड करती है अपर्चर पे, अपर्चर का स्क्वायर टाइम्स आपका इंटेंसिटी, यानी अपर्चर को बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैंने कुछ और समझाया था, इस पर आएंगे, ये वाले डायग्राम को ही दोबारा से। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था मिरर फॉर्मूला वैसे याद है किसी को? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, वैसे ही पढ़ने वाले हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये मैं डराइव करके दिखाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज इसमें ना अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, इसमें आगे चल करके मॉडिफाई करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट 1/f। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, जब हम इक्वी ले लेंगे ना, जब हम इक्वी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लोगे तो R1 R2 ना होकर के दोनों R हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों की फोकल लेंथ की दूरी भी बराबर हो जाएगी। जैसे ही ये होगा वैसे ये वाला जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये हट जाएगा, इट विल रिप्लेस्ड बाय द 1/f। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज नहीं पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू।